वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए अभी हम यहाँ कर लिए थे। अब मतलब गुलाम वंश की तो हो गया है, ये एक तरह से गुलाम वंश पार्ट 2 चल रहा है। यहाँ तक था कि तुगरिल खा। अब क्या है कि यहाँ तक हमने करवा दिया था कि 1233 ईस्वी में बंगाल सूबेदार की मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है, तुगरिल खा को पुनः बंगाल की भी जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए अभी तक हम क्या क्या किए, बख्तियार खिलजी है, ठीक है, बख्तियार और थोड़ा सा पहले से बताते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। और जब मोहम्मद गौरी जीत के जा रहा होता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है दिल्ली का पार्ट और हिसाबुद्दीन को मिलता है पश्चिमी यूपी का पार्ट। तो फिर हिसाबुद्दीन का ही ये सैनिक रहता है, तो हिसाबुद्दीन से परमिशन लेता है। और चूंकि एक कुशल सैनिक इसका देख के, चूंकि एक कुशल सैनिक रहता है तो इसके टैलेंट को देख के ये क्या करता है कि इसको कुछ जागीर दे देता है। सबसे पहले ये अपना आक्रमण करेगा मनेर का पे जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उधर उदंतपुरी को यानी बिहार शरीफ को जीतता है। जब ये देखिए बिहार को जीत लिया है, बंगाल को जीत, उसके बाद लक्ष्मण सेन को मार के भगा देता है। मतलब उसके डर से लक्ष्मण सेन नदियाँ छोड़ के भाग जाते, तो इसको बंगाल विजय में कोई उतना कसमाकस नहीं करने पड़ती, आराम से जीत जाता। तब देखता है यार बिहार जीत गया, बंगाल जीत गया, तो अब आगे वो बढ़ जाता है असम की ओर। तो असम से जब पृथ्वीदेव को हरा के आते रहता है, रास्ते में ये घायल हो जाता है और बीमार हो जाता है। तो अली मर्दान को यहाँ पे ना बिहार का दे के चला जाता है कि हम असम जीत के जा रहे हैं, इसका बहुत करीबी रहता है। तो जब आता है तो देखता है कि हम फिर बख्तियार खिलजी को क्यों देते, तो ये अली मर्दान क्या करता है, इसका हत्या कर देता है, खुद राजा बन जाता है। ये बात जब हिसाबुद्दीन को पता है, चलता है, जो यूपी में बैठा है, तो वो क्या करता है, अली मर्दान को मार देता है और आके फिर बिहार और यूपी वाला क्षेत्र पे और इधर बंगाल में अपना राजा बना बैठा है। अब देखिए उधर क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में ही मारा गया है। उसके बाद इल्तुतमिश के सामने क्या है कि मंगोलों का आक्रमण, तो वो मंगोल का आक्रमण जब निपटा के आता है, देखता है, तो फिर इधर बिहार की तरफ इधर मुड़ता है, तो देखता है कि यहाँ हिसाबुद्दीन राजा है। तो हिसाबुद्दीन को क्या करता है बोलता है कि ठीक है तुम हमारा जागीर, उसकी तरफ आता है। तो ये देखता है कि थोड़ा बहुत, तो इससे ये अच्छा, इसको भरोसेमंद नहीं दिखता है। तो मलिक जानी को बोलता है कि बिहार का मलिक जानी रहेगा, तुम अपना यूपी देखना। तो इसके बाद क्या करता है, देखिए हिसाब जैसे ही हो जाता है तो मलिक जानी को हटा के इसे बिहार पे भी कब्जा कर लिया है। और फिर मतलब उसके प्रति वफादारी नहीं निभाता है। तो ये और उसी के जस्ट अवध में उसका बेटा है जो नसरुद्दीन है। तो नसरुद्दीन है तो वो देखता है कि, और ये मलिक जानी भाग, जब हिसाबुद्दीन उससे करता है, इसका संघर्ष होता है, तो भाग के अवध चल जाता है। फिर नसरुद्दीन और मलिक जानी दोनों मिलके क्या करता है कि प्लान बनाता है और इसको मार देगा हिसाबुद्दीन को। फिर अगला आता है तो बोलता है माफ़ी कर दो, लेकिन नहीं करता है, ठीक है। तो फिर इल्तुतमिश जब आ रहा है तो फिर इस तरह हिसाबुद्दीन, अब यहाँ नसरुद्दीन राजा है, लखनऊती अपनी राजधानी बना रहा है, ठीक है, ऐसा चल रहा है। उसी के बीच एक मलिक बुल्का आता है, क्योंकि नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो फिर मलिक बुल्का आता है। मलिक बुल्का अपने को स्वतंत्र बिहार बंगाल का शासक, फिर आता है इल्तुतमिश क्या करता है, फिर बंगाल अभियान बनाता है, क्योंकि उसमें बंगाल भी तो इम्पोर्टेंट है ना क्षेत्र। और फिर मलिक बुल्का इसमें मारा जाता है। तो अब क्या करता है कि पहली बार बंगाल को अलग और बिहार को अलग, जिसका बंगाल का सैफुद्दीन ऐबक है और बिहार का जो है वो तुगरिल खा है। देखिए अभी तक हमने इतनी कहानी पढ़ी थी। अब क्या है कि ऐसे चल रहा है, तो अभी देख रहे हैं क्या है कि तुगरिल खा है जो इल्तुतमिश का भी वफादार है, और रजिया, जब इल्तुतमिश मर जाता है, रजिया उसकी बेटी बनती है, तभी भी बहुत ईमानदारी से, वफादारी से रहता है। वफादार होने का मतलब है कि टैक्स सही समय पर भेज रहा है। 1244 ईस्वी में उड़ीसा पर हमला किया। अब देखिए जैसे कि कहा जाता है कि
चौबे गए छब्बे बनने दूबे बनकर आए। मतलब इसका मतलब क्या है ना कि अब एक तुगरिल खां क्या करता है कि देखता है यार हमसे तो राजा वहाँ दिल्ली का खुशी है, अब हम अपना क्षेत्र का विस्तार करते हैं। विस्तार यदि करेंगे तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा, तो हम राज्यों को थोड़ा ज़्यादा भेज देंगे, हमको भी ज़्यादा होगा। क्या करता है, उड़ीसा पर हमला कर देता है। उड़ीसा पर जब हमला देता है तो वहाँ का जो राजा है वो क्या करता है कि इसको हरा देता है, हरा भी देता है और इसके पीछे पीछे चलाता है बिहार बंगाल होते हुए। तब भी खबर पहुंचाता है दिल्ली के राजा को, मदद करो मदद करो। तो अब यहाँ का अवध का राजा उस समय तमार खान है। तो तमार खान जब क्या करता है कि इसको मदद करता है। अभी मदद करने तो आया है लेकिन सोचता है कि हम मदद करेंगे, तो अभी तुगरिल खां को ही हटा देता है, अपना बिहार बंगाल पर कब्जा कर लेता है तमार खां। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होता है। ये सीरीज है जैसे तुगरिल तमार ततार, तो हम कैसे इसको याद किए हैं, तुगरिल तो मारा गया, जब मारा गया तो इसको मार के क्या हुआ, तर गया है। ठीक है, तो तुगरिल खान पहले, तमार खान द्वितीय और ततार खान। तो ये है। अब देखिए अब क्या है कि आगे की कहानी, यहाँ तक तो ठीक है। देखिए अब जो हम लिखे हैं उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तुगरिल खां है, तो तुगरिल खां क्या है कि 1230 से 44 तक ये रहता है। देखिए 1244 ईस्वी में क्या होता है कि मतलब 1230 से 44 तक ये रहता है। 44 में क्या करता है, उड़ीसा पर हमला करने के लिए जाता है, हार जाता है। अब हार जाता है तो उसके बाद उड़ीसा का राजा पीछा करते हुए बिहार आया। फिर अवध का राजा तमार खां सहायता करने के लिए गया, किसके कहने पर, तो दिल्ली के राजा के कहने पर। अच्छा, दिल्ली में उधर क्या है ना कि रजिया भी मर चुकी है, तो वहाँ भी अव्यवस्था है। तो अब देखता है कि तमार खां कि भाई उधर नहीं है तो चलो हम ही कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो तमार खां फिर क्या, अब 1244 ईस्वी में तमार खां अवध का बंगाल और बिहार का राजा बन जाएगा। ये ट्रिक्स तो मैं बता दी थी। देखिए अब क्या होता है ना कि ये लाइन अभी छोड़ दीजिए, बाद में आएगा। तुगरिल खां इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने दूसरे बिहार विजय अभियान में जुड़े तुगरिल खां को बिहार का प्रमुख बनाया और कुछ समय के बाद बंगाल की भी जिम्मेवारी दे दी। तुगरिल खां दिल्ली सल्तनत के प्रति वफादार बना रहा। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई और उसके बाद दिल्ली में शासन का नेतृत्व बदलते रहा, परंतु तुगरिल खां छोटे शासक और रजिया सुल्तान के प्रति भी वफादार रहा, मतलब इल्तुतमिश के प्रति। और फिर उसके बाद रजिया सुल्तान। 1230-44 ईस्वी में तुगरिल खां ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और यह आक्रमण उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। ठीक है, वही मैंने जो बोला था ना। 1244 ईस्वी में अवध के सूबेदार तमार खां ने तुगरिल खां को बिहार बंगाल की सत्ता से अपदस्थ कर दिया। ठीक है, तमार खां अवध, बंगाल और बिहार तीनों पर नियंत्रण रहा उसका, तमार खां का। और 1246 में तमार खां और तुगरिल खां दोनों की एक्चुअली ये मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तुगरिल खां की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, ये तो इसको बाद में बताऊंगी, ये चीज़ है। तमार खां के बाद अवध के प्रमुख मलिक उजबेग बने। ठीक है, जब ये चूँकि मर गया है अभी, तमार खां के बाद क्या होगा, उजबेग बनेगा। अब देखिए बलबन के राज्याभिषेक के समय 1265 ईस्वी में बिहार का प्रमुख कौन है, ततार खां। अब यहाँ से थोड़ी कहानी है, ये सुनिए। अब देखिए क्या होता है कि तुगरिल खां मर गया है तो ततार खां आया है। ठीक है, तमार खां, तो तमार खां भी अभी मर जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा ना, कुछ दिन मलिक उजबेग बनता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर जब मलिक उजबेग रहेगा और अवध का प्रमुख मलिक उजबेग रहेगा, बिहार का ततार खान रहता है। तो ततार खान बलबन को क्या करता है ना, 63 हाथी नजराने के रूप में पेश करेगा। ठीक है,
मतलब बलबन को उधर टैक्स दे रहा है, अभी सब अच्छा चल रहा है। देखिए कुछ राजा का सीरीज है, जैसे ततार खां है, ततार खां के बाद अमीन खान है, फिर अमीर खान खां के बाद है तुगरिल खां द्वितीय, तुगरिल खां के बाद बुगड़ा खां। ये बुगड़ा खां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिएगा ये पहली बार ऐसा है कि बाप है जो है वो बिहार का राजा है और इसका बेटा जो है वो दिल्ली का राजा है, ठीक है। तो एक्चुअली उसके बाद बुगड़ा खां कौन है, ये बलबन का बेटा है, ठीक है ना। और इसी का बेटा जो कैकूबाद है वो दिल्ली का हेड है। तो कहा जाता है बाप 9 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। और इसके बाद क्यूमर्स है जो 3 साल का ही रहता है, इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देता है और ये क्या कर होता है, ये राजा बन जाता है। ततार खां के बाद अमीन खान और उसके बाद तुगरिल खां बिहार के प्रमुख बने। 1279 में तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया और पैसा भेजना क्या करता है, ये बंद कर देता है, ठीक है। यही तुगरिल खां द्वितीय। अब क्या करेगा, 1279 में जब पैसा देना बंद कर देगा तब बलबन आएगा और आक्रमण करता है और इस बुगड़ा खां को बैठा देता है, ठीक है। तो बलबन ने अपने बेटे बुगड़ा खां को बिहार बंगाल का प्रमुख बनाया। ये तो छोड़ दो, अब कानपुर हो चुकी है, तुगलक वाला है, इसको नहीं अभी करना। बलबन की मृत्यु क्या होती है, 1286 ईस्वी में हो गई, ठीक है। बलबन की मृत्यु के बाद बिहार में क्या है, बलबनी वंश चलता रहता है, क्योंकि बुगड़ा खां है वह है, बलबनी वंश चलता रहेगा। तुगड़ा खां का बेटा ये बुगड़ा खां है, ठीक है। बुगड़ा खां का बेटा कैकूबाद दिल्ली का प्रमुख बनना, ठीक है। और बुगड़ा खां, देखिए चलिए गलती से थोड़ा सा लिखा गया बट है, कहानी तो समझ में आ रहा है ना। बुगड़ा खां का बेटा कैकूबाद जो है वो दिल्ली का राजा बन जाएगा और बुगड़ा खां बिहार का प्रमुख रहेगा, ठीक है ना। मतलब इतिहास देखिए कितना अच्छा है कि बेटा यहाँ बिहार का राजा है, सॉरी पिता यहाँ बिहार का राजा और बेटा दिल्ली का राजा। देखिए बुगड़ा खां की मृत्यु हो जाती है 1291 में। इसके बाद रुकनुद्दीन 1301 तक शासन करता है और इसकी मृत्यु के बाद शमसुद्दीन फिरोज शासक रहा, ठीक है। यानी बुगड़ा खां के बाद यहाँ यदि सीरीज आती है तो बुगड़ा खां के बाद कर सकते हैं रुकनुद्दीन, क्या नाम है ये लोग का रहता है, रुकनुद्दीन, ठीक है। और उसके बाद शमसुद्दीन। 1321 ईस्वी में शमसुद्दीन फिरोज की मृत्यु के बाद उसके 3 बेटे गयासुद्दीन, शिहाबुद्दीन, नासरुद्दीन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि शमसुद्दीन फिरोज का 3 बेटा रहता है, एक रहता है गयासुद्दीन, एक शिहाबुद्दीन और नासरुद्दीन। अब नासरुद्दीन जो है वो तुगलक, देखिए कहता है इसका नाम है नासरुद्दीन, ऐसा ही में ही नाश कर देता है। ये क्या करता है कि बुला लेता है, आमंत्रित कर देता है तुगलक को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को ये आमंत्रित कर देता है। और देखिए गुलाम ऐसे क्या है, सीरीज क्या है, गु खी तू सैलो, याद करने का ट्रिक है। यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है। गु खी तू सैलो, ठीक है। तो गुलाम वंश तो देख ही नहीं, इसका शासन है। खिलजी वंश का कोई प्रत्यक्ष नहीं थी, ये क्वेश्चन आता है कि किस वंश का है, तो खिलजी वंश का कोई प्रत्यक्ष शासन नहीं रहेगा। और उसके बाद तुगलक को तो दिख रहा है ना, ये बुला लिया तुगलक को, ये पेन तो और नहीं है, अच्छा दिख रहा है, ब्लू से लिखे हैं, हाँ। तुगलक वंश को तो ये बुला लिया है, ठीक है। सैयद और लोदी, तो सैयद वंश का कोई नहीं उतना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन 2 वंश का जो नहीं रहा है, तो इस गुलाम वंश में ये गुलाम वंश का रहा है, खिलजी का नहीं रहा है, मतलब प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहा है। फिर तुगलक का रहा है, ठीक है, तुगलक तो है। सैयद नहीं रहा है और लोदी रहा है, सैयद का बिल्कुल नहीं रहा है, ठीक है। नहीं क्रम है, देखिए गुलाम करेगा, खिलजी नहीं रहा, तुगलक रहेगा, सैयद नहीं है, फिर लोदी।
तो खिलजी का वंश का बिहार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं है। खिलजी वंश के समय बिहार में बलबनी वंश का, जब उधर दिल्ली में खिलजी वंश चल रहा है तो बिहार में क्या है, बलबनी वंश है। गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार बंगाल पर आक्रमण किया। इसमें कर्नाटक, अब देखिए, अब एक्चुअली मैंने नहीं, यहाँ जब लाइन लिखा था तो अभी देखे होंगे हम यहाँ स्किप किए थे, ठीक है। हम इसीलिए स्किप किए थे कि वहाँ जब आएगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ लिख दी थी। देख, जब मैं कर्नाटक वंश पढ़ा रही थी तो बताई थी ना कि हरि सिंह जो है, देखिए हरि सिंह इसी समय, अभी वहाँ कर्नाटक वंश चल रहा है हरि सिंह, तो अभी ही जो ना गयासुद्दीन तुगलक के समय ही ये जो है ना बिहार से हरि सिंह भाग जाते हैं और नेपाल चले जाते हैं। याद करिए आप, मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार बंगाल पर आक्रमण किया और वह भी कर्नाटक वंश हरि सिंह देव नेपाल भाग गए और मिथिला क्षेत्र पर भी तुगलक वंश का अधिकार हो गया। यानी कि अभी बिहार में इधर तो ये सब है, लेकिन वहाँ मिथिलांचल क्षेत्र में कर्नाटक वंश ही चल रहा था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया, तुगलकाबाद या तिरहुत रखा, जहाँ उसने अपना टकसाल बनाया। टकसाल देखिए, ये भी पूछा जाता है कि टकसाल किसने बनाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तिरहुत नाम में उस यही गयासुद्दीन तुगलक रहता है, या तुगलकाबाद, अपना तुगलक के लोग का टाइटल रहता है ना, तो उसको देखिए टकसाल होता है ना जहाँ सिक्के बनते हैं, उसको टकसाल बोला जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार बंगाल का प्रमुख नसीरुद्दीन को बनाया, ठीक है, क्योंकि यही उसको आमंत्रित किया था। अब हाजी इलियास शमसुद्दीन बिहार के लोकप्रिय उपराजा हुए। देखिए शमसुद्दीन कौन है, इसका 3 भाई था ना, शिहाबुद्दीन, गयासुद्दीन और नसरुद्दीन। एक वहाँ के बहुत प्रमुख राजा है शमसुद्दीन, ठीक है। शमसुद्दीन क्या है ना, और ये पूछा जाता है कि हाजीपुर और समस्तीपुर शहर किसने बनाया, तो हाजी इलियास, या इसी को बोलते हैं शमसुद्दीन। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये छोड़ दीजिए, बाद में आएगा। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय तुगलक वंश का बिहार पर अधिकार रहा और तिरहुत क्षेत्र में टकसाल से सिक्के बने। 1398 ईस्वी में देखिए क्या करता है कि तैमूर लंग के आक्रमण के कारण तुगलक वंश का पतन हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, अब देखिए कि तैमूर लंग जब आक्रमण करता है तो तुगलक वंश ये पतन हो जाएगा, ठीक है। और बिहार बंगाल के क्षेत्र पर जौनपुर के राजा का अधिकार रहा। जौनपुर किस राज्य में, कमेंट कीजिए। देखिए जौनपुर जो है ना वो यूपी में है, ठीक है। सैयद वंश का बिहार पर कोई अधिकार नहीं रहा, मैं बताई थी। देखिए इसमें क्या है कि गुलाम वंश का शासन रहता है, खिलजी वंश का नहीं रहता है, तुगलक वंश का रहता है, सैयद वंश का नहीं रहता है, लोधी वंश का रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चूंकि बिहार में अफगान आएगा, नहीं अफगान तो थोड़ा देर बाद आएगा। अभी देखिए जो हमें पढ़ना है ना, उस थोड़ा सा लोधी वंश बच गया है, उसको हम करके उसके बाद चैप्टर सल्तनत कालीन जो है वो पूरा बन जाएगा। उसके बाद अलग से ही अफगान वंश है सूड वंश है, तो जिसको तो थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि किस वंश का प्रत्यक्ष नियंत्रण बिहार पर नहीं रहा है, तो सैयद और खिलजी का, ठीक है। और ये तो नहीं, अच्छा ये तो मैं ट्रिक्स बाद में बता दूंगी। अब देखिए 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, जिसमें तुगलक वंश समाप्त हो गया और खिलजी वंश की स्थापना हुई, ठीक है ना। और खिलजी वंश ना, देखिए यहाँ थोड़ा ना मैं गलत लिख दी हूँ, ठीक है। ये खिलजी वंश की स्थापना नहीं होती है, वही मैं देखने लगी, खिलजी नहीं, सैयद वंश की स्थापना होता है। और इसी समय मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि जौनपुर में कौन किया है, तो मलिक सरवर।
और बिहार के बक्सर दरभंगा क्षेत्र तक का क्षेत्र ये जीत लिया। बक्सर और से लेके दरभंगा, मतलब देखिए अब मैप याद करिए, बक्सर कहाँ है, तो मैं बताई थी बक्सर जो है किस प्रमंडल में है, पटना प्रमंडल में। ट्रिक्स बताए थे ना कि एक लड़का है रो रहा था, उसको क्या हुआ था, तो वो बिस्तर पे, तो बक्सर है। बक्सर के उधर गोपालगंज, सिवान, सियारन, ठीक है वो, और से यानी कि इधर बक्सर यानी कि यहाँ से लेके पूरा ऊपर में, मतलब पश्चिम बिल्कुल उत्तर में तक चल जाइए, उधर से लेके मतलब ऐसे। अब मैप रुकिए, मैं मैप दिखा देती हूँ, ठीक है। यानी कि देखिए बक्सर यहाँ पे है, ठीक ना, और बक्सर यहाँ से लेके और इधर दरभंगा, मतलब इन सब क्षेत्र तक इसका सरकी वंश का शासन रहता है। सैयद वंश का बिहार पर कोई प्रभाव नहीं है। भारत में पहला अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल। अब देखिए यहाँ से क्या है ना, लोधी वंश स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से क्या है, लोधी वंश। बिहार में पहला अफगान राज्य के संस्थापक, एक्चुअली देखिए लोधी क्या है, इब्राहिम लोधी, ये जो है, तो ये क्या करते हैं, इब्राहिम लोधी, ये सब आप पढ़े होंगे मिडिएबल इंडिया में। तो ये क्या है ना कि सब अफगानी ही है, ठीक है। लोधी वंश जो है ना, यही ना अफगान से फिर जो बाबर आएगा तो इसका क्या होगा कि हटा के इसको मुगल काल की स्थापना करेगा। तो पहला अफगान राज्य ये रहेगा। दूसरा जो फिर अफगान राज्य रहेगा वो शेरशाह सूरी का रहेगा। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी, पहला कौन था, मलिक सरवर, ठीक है, मलिक सरवर स्थापना किया है, और हुसैन शाह सरकी जो है मतलब अंतिम है, तो पराजित कर जौनपुर छोड़कर बिहार आ गया। जौनपुर है, ठीक है ना, जौनपुर छोड़कर ये बिहार आ गया। देखिए यहाँ क्या कहानी होती है ना, बहलोल लोधी जो लोधी वंश का संस्थापक कहते हैं, चूँकि जौनपुर का राजा था, जब जौनपुर पर आक्रमण करता है तो ये जौनपुर यानी यूपी से भाग के ये बिहार आ जाता है। फिर इस पे सिकंदर लोधी जो आक्रमण करता है ने हुसैन शाह को सरकी को पुनः पराजित किया और वह बंगाल भाग गया। तो फिर समझे ना, यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल। सिकंदर लोधी ने बिहार का प्रभार किसको दिया, दरिया खां को। अभी देखिए दरिया खां नुहानी, जो मैं वहाँ पे देखिए मैं ट्रिक्स एक बताऊंगी, दरिया खां नुहानी को दिया, और बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से एक समझौता किया, ठीक है, कि जिसमें बिहार की सीमा मुंगेर तक रहेगी, ठीक है, कि बिहार का सीमा तय किया कि बिहार का सीमा मुंगेर तक है। मुंगेर याद है ना, जो किस प्रमंडल में है मुंगेर, कमेंट कीजिए आप। मुंगेर प्रमंडल में ही है, ठीक है, और इसमें कितना है, 6 जिला है। मैं बताई थी पटना, आप फिर से एक बार जाके मैप देखिए, ठीक है। देखिए अब जैसे कि हमने देखा है कि बहुत ये भी स्टूडेंट करते हैं कि बार बार मैप देखिए जब कोई चीज़, लेकिन हम ऐसा क्यों ना करें कि हम एक ही बार अपने दिमाग को फिट कर लें। जो हम मैप बार बार देखेंगे जो ना याद करके, वो हम क्या करें ना कि अपने माइंड में एक माइंड मैपिंग करें, और वो वहाँ से याद, इतना अच्छा से हमें मैप याद होना चाहिए। तो देखिए मुंगेर है, ठीक है, मुंगेर की सीमा निर्धारित की। सिकंदर लोधी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभार दिया, जिसने सिकंदर लोधी के समय तक वफादारी निभाई। और यही, ठीक है ना, सिकंदर लोधी के बाद दरिया खां को नुहानी को और बनाता है जब, तो ये सिकंदर लोधी के प्रति वफादारी। देखिए मेन क्या होता था ना, उस समय के शासक ऐसे ही करते थे, शासक के हैं कुछ राजा के प्रति अच्छा उसका सेनापति है वफादार, वही उसका हत्या कर दे रहा है, खुद राजा बन रहा है। कोई रहता है उसी के प्रति बहुत वफादार रहता है, ठीक है। और इब्राहिम लोधी के समय स्वतंत्र शासक, अब देखिए अब यही फिर क्या करेगा, इब्राहिम लोधी के समय क्या कर देता है, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देगा। अब देखिए अब यहाँ से आ जाता है, सिकंदर लोधी है जो बिहार में दरिया खां नुहानी को बाहर खा, और तो इसका देखिए ट्रिक्स क्या है ना, दरिया बह गया जल में, ठीक है, तो दरिया खां नुहानी, बहार खां नुहानी और जलाल खां नुहानी, ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा, दरिया खां, बहार खां और जलाल खां। बाकी तो ये हम फिर अभी हम करेंगे सूर्यवंश में। अब हम इसका क्वेश्चन करने चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 30 क्वेश्चन हैं, ठीक। और हम चूँकि ये 24-25 मिनट का ही एक्सप्लेनेशन हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि वो 30 क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करेंगे और बहुत अच्छे से आंसर देंगे। देखिए पढ़ने का भी तभी मज़ा आता है ना कि यदि हम थ्योरी पढ़ लें यार, 2 पेज की हमारी नोट्स कहते हैं कि इतना क्रिस्प होना चाहिए कि 2 पेज का आपका नोट्स जिस दिन बन जाए 1 पेज में बन जाए, तो और उसके बाद क्वेश्चन आप करते रहिए जितना है, तो उस 1 पेज के नोट्स यदि क्वेश्चन बन जाता है तो वो नोट्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तब देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन हमसे बन रहा है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, कौन था? इल्तुतमिश। बिहार में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? बख्तियार खिलजी। और सबसे पहला सुल्तान जो आक्रमण किया है वो इल्तुतमिश, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। बिहार का दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, ये भी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसाबुद्दीन एवज को, ठीक है ना, यही था ना अवध वाला एरिया पे। इसी को करता है तो मलिक जौनी को बनाता है, फिर जब से इल्तुतमिश जाता है तो इसको हटा के खुद बन जाता है। फिर अगला बार क्या करता है मलिक जौनी, क्या करेगा, भागते भागते अवध जाता है, उधर से इल्तुतमिश का इसको सहयोग मिल जाता है। फिर तो मलिक जौनी और नसरुद्दीन जो इल्तुतमिश का बेटा रहता है आके हिसाबुद्दीन को मार देगा। निम्नलिखित में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां, मुबारिज खां, ठीक है। तो मुबारिज खां नहीं रहा है, हातिम खां रहा है, सैफुद्दीन रहा है। सैफुद्दीन ऐबक को तो बंगाल का बनाया जाता है ना, और तुगान खां और हातिम खां भी रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं, सिर्फ याद करना पड़ेगा, मतलब याद रखिए कि भाई सैफुद्दीन, मुबारिज, तुगान और हातिम का तो नाम नहीं मिला है, बट होगा किसी सीरीज में। तो मुबारिज खान भी रहता है, मुबारिज खान नहीं रहता है, ठीक है ना। बाकी सैफुद्दीन ऐबक रहता है और ये दोनों भी रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो तुगलक काल में, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक गुलाम वंश उतना करता नहीं है, तुगलक ही जो रहेगा मेन, और बाकी खिलजी तो करेगा नहीं, उसके बाद सैयद भी नहीं करते हैं, और आएगा लोधी, तो लोधी तो थोड़ा सा दिन रहेगा, फिर उसके बाद मुगल कालीन ही आ जाएगा। बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरिदेव को पराजित करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा यानी तिरहुत का, ये भी बताया था। चलिए गयासुद्दीन तुगलक करता है तुगलकाबाद, अभी इसमें देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस, तो दरभंगा तिरहुत का नाम तुगलकपुर कर देता है। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने, ठीक है। तुर्कों ने क्या किया था? बिहार राज्य का बिहार नाम दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसके काल में पड़ा था? तुगलक। मलिक इब्राहिम या मलिक ब्यार बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो तुगलक काल में, ठीक है। मलिक इब्राहिम या मलिक ब्या बिहार, ठीक है, तो ये तुगलक काल में रहा है। मलिक इब्राहिम बिहार के प्रमुख शासकों में से एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मलिक इब्राहिम या मलिक ब्या का मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ। चूँकि तुगलक वंश का है, बिहार शरीफ में है, तो उत्तर बिहार के कर्नाट वंश का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक का द्वारा। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश में शासन आरंभ किया था? तो वे एक वेनेवाड़ वंश है, ठीक है, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है।
तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का? तो वेनवार वंश। तिरहुत, देखिए इसीलिए क्वेश्चन करना, आप थ्योरी पढ़ना लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन अलग मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। तिरहुत के किस वेनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह। बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में प्रमुख जानकारी के स्रोत क्या है? तो तबकाते नासरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खान नुहानी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार उपयोग कब हुआ है? 13वीं सदी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलती है? तबकाते नासरी। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर में अपने सिक्के जारी किए? मोहम्मद, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? फिरोज शाह तुगलक, है ना। वो जो मैं थोड़ा सा वहाँ नोट्स में लिखी थी ना, यही क्वेश्चन सही लिखी थी। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे? तो मलिक ब्या और मजदुल मुल्क। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? सिकंदर लोदी, ठीक है ना। ये कहाँ तक किया था? मुंगेर तक। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर। बोले थे ना, पहले मनेर आया था, मनेर से फिर उदंतपुरी बिहार शरीफ गया था। बिहार शरीफ स्थित मलिक ब्या के मकबरे की विशेषता क्या है? तो सलामी दीवारें, अथवा मतलब इसको बैटर्ड वॉल कहते हैं, और कोनिकल गुंबद, ठीक है, दोनों है। या वहाँ बिहार शरीफ में मलिक ब्या का मकबरा है। मडेर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मजार है? तो मखदूम याहिया मनेरी, ठीक है। और ये बड़ी दरगाह है, छोटी दरगाह जो है ना वो शाह दौलत मनेरी का है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में करते हैं चेरो वंश और उज्जैनिया वंश। एक्चुअली देखिए ये मेरे नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो ये डायरेक्ट मैं 14 इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा देती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं अफ़गान पढ़ा दूँगी, ठीक है, उसके बाद फिर अफ़गान वंश करेंगे, मतलब सुर साम्राज्य करेंगे, तो इसमें भी है। और फिर हम मुगलकालीन में चले जाएंगे, तो इस तरह हमारा फिर मिडिएवल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।